बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है स्थैतिक एवं स्थिर अर्थशास्त्र। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने स्थैतिक एवं स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार के बारे में जाना। आज इसका हमारे ये जो है आर्थिक विश्लेषण में इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम थोड़ा इसके विश्लेषण करेंगे। तो अब इसका क्या महत्व है, इसको हम पॉइंटों के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो पहला पॉइंट है वो है व्यापक क्षेत्र। अब इस अर्थशास्त्र की बहुत सी विशेष सामग्री स्थिर अर्थशास्त्र की परिधि में आती है और कुछ चरों को स्थिर मान लेने से जटिल आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरलता से हो जाता है। दूसरा, परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का समुचित विश्लेषण स्थैतिक अर्थशास्त्र की सहायता से संभव होता है। इसमें आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया स्वयं ही अत्यंत जटिल होती है, अतः इस परिवर्तन प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण परिवर्तनों को छोटी छोटी स्थिर अवस्थाओं में विभाजित करके किया जा सकता है। तीसरा जो है संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी ये बहुत लाभदायक व्यावसायिक होता है। और चौथा है भ्रमात्मक समस्याओं का समाधान। इसमें कुछ काल्पनिक मॉडलों के प्रयोग से भ्रमात्मक जो समस्याएं होती है उसकी समाधान भी किया जा सकता है, जैसे उत्पादन एवं मूल्य सिद्धांतों तथा समष्टि सिद्धांतों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल जाती है। पांचवा, जटिल आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए स्थैतिक अर्थशास्त्र आवश्यक है। जिस प्रकार देखा जाए कि हवाई जहाज के कार्यकरण को स्थिर अवस्था में आसानी से समझा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जटिल आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण को स्थिर संतुलन की स्थिति में समझना सरल रहता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने इसलिए ठीक ही कहा है कि जहाँ पर आर्थिक समस्याएं पूर्णतः जटिल समझी जाती है वहाँ ये भी उचित नहीं है कि उनका विश्लेषण एकदम ही कर लिया जाए। अब जटिल समस्याओं का व्याख्या भी प्राय बहुत जटिल होती है, अतः व्याख्या को कई भागों में विभाजित करने से हमें शेष जो लाभ होता है वो भी इस अर्थशास्त्र से हो जाता है। छठा है उच्च गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रायोगिक विश्लेषण में उच्च स्तरीय गणित का ज्ञान आवश्यक होता है जो सर्वसाधारण की बुद्धि से परे हो जाता है, पर स्थिर अर्थशास्त्र में उच्च गति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और विश्लेषण भी बहुत आसानी से हो जाता है। सातवां, आशाओं और संभावनाओं का भी सीमित अध्ययन हो सकता है। इसमें यह भी आशाओं और संभावनाओं का क्षेत्र प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है, फिर भी कुछ परिस्थितियों में वर्तमान और भूतकाल की कई स्थैतिक अवस्थाओं के आधार पर वैश्विक गतिविधियों के संबंध में आशाएं संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। अब इसकी सीमाएं। इसमें स्थिर या स्थैतिक अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, फिर भी वास्तविक परिवर्तनशील जगत में स्थिर अर्थव्यवस्था की कल्पना अव्यावहारिक एवं भ्रमात्मक है। प्रोफेसर हिक्स ने यहाँ तक की कहा है कि स्थिर अवस्था अंत में कुछ नहीं बल्कि केवल वास्तविकता से दूर भागना है। इसकी जो सीमाएं हैं वो
अवास्तविक मान्यताएं स्थिर अर्थव्यवस्था अनेक कठोर अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अनिश्चितताओं का अभाव, अर्थशास्त्र का पूर्ण ज्ञान, मनुष्य की रुचियों स्वभाव में स्थिरता आदि पर आधारित होने में से व्यावहारिक जीवन से बहुत दूर है। अतः आर्थिक विश्लेषण में इसका प्रयोग सीमित रह जाता है। दूसरा है स्थिति काल्पनिक एवं भ्रमात्मक। अब इसमें पहले ही बता दिया है कि इसकी स्थिति परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानकर उसका विश्लेषण करना भ्रम में पैदा कर देता है। आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्वों, साधनों, तकनीकी ज्ञान एवं रुचि को स्थिर मानकर चलना निरंतर परिवर्तनशील युग की वास्तविकता की उपेक्षा करना है। निष्कर्षों में तीसरी जो सीमाएं इसकी वो है निष्कर्षों में सत्यता का अभाव। आर्थिक समस्याओं के स्थिर विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष सत्यता में वास्तविकता से दूर होते हैं और भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। आशाएं एवं संभावना की सीमितता। स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग उस मार्ग के विषय में भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जा सकता जिसमें बाजार एवं संतुलन से दूसरे संतुलन पर बढ़ रहा है, और न ये बता सकता है कभी कि दी हुई संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है या नहीं। अब इसमें जो देखा जाए तो इसमें वास्तविक संसार की परिवर्तनशीलता के कारण स्थैतिक विश्लेषण का सीमित महत्व है। फिर भी प्रायोगिक विश्लेषण को समझने तथा जटिल अर्थव्यवस्था के कार्यकरण की जटिलता का विश्लेषण करने में जो स्थैतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थिर अर्थव्यवस्था की तुलना उस चित्र से की जा सकती है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों का कोई संकेत नहीं होता। यह समतल क्षेत्र के अध्ययन से में तो उपयोगी है, पर उस क्षेत्र की वास्तविक दशा, पर्वत, पठार, नदियां, उतार चढ़ाव आदि के अध्ययन में इस चित्र की उपयोगिता सीमित है। तो ये हो गया पूरा स्थैतिक अर्थशास्त्र का पूरा। इसमें हमने पहले वीडियो में तो मैं इसमें स्थैतिक अर्थशास्त्र की का अर्थ परिभाषा देखी और इसकी विशेषताएं देखी और इसके रूप देखे, और आज का जो वीडियो था उसमें हमने इसका महत्व देखा और इसकी सीमाएं देखी। ये अपने स्थैतिक अर्थशास्त्र का पूरा हो गया। अगला जो वीडियो होगा वो प्रायोगिक अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो है वीडियो में स्थैतिक अर्थशास्त्र का विश्लेषण कीजिए या इस पर निबंध लिखिए। इसमें एक छोटा सा प्रश्न भी बनता है जो आया हुआ है, स्थैतिक विश्लेषण के प्रकार बताइए। और एक प्रश्न है MDS यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2008 में, स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी आधारभूत विशेषताएं बताइए। और एक जो प्रश्न आया हुआ है बड़ा प्रश्न आया है वह स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न रूपों को उपयुक्त रेखाचित्रों सहित समझाइए। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र से संबंधित। और